जीएस फॉर ऑल की इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें कंपनी के अधीन एक गवर्नर जनरल को देख रहे थे, जिसमें से आपने कुछ गवर्नर जनरल खासकर वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा था, जो कि बंगाल का गवर्नर बनाया गया और उसे बाद में पूरे प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर बना दिया गया। मतलब भारत का गवर्नर वो बना और एक गवर्नर जनरल पद नाम लेके आया। तो आगे एक प्रमुख गवर्नर जनरल को देखा जाए, जो कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और भू राजस्व संबंधी विशेषताओं के साथ भारत में लाया, जिसे अस्थायी बंदोबस्ता का जनक कहा जाता है, जिसने कॉर्नवालिस से कोड 1793 में दिया था। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रमुख तथ्य है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले तमाम जिले के अधिकार को कलेक्टर के हाथ में सौंप दिया। ये ध्यान में रखिएगा, समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में यह सौंप दिया। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जो फौजदारी मामला था, मतलब क्रिमिनल कोर्ट जो था, जो भारतीय न्यायाधीश के द्वारा संचालित होते थे, उसको भंग कर दिया और उसके स्थान पर इसने चलंत न्यायालय की व्यवस्था की और मोबाइल एक्चुअल अदालत आ गई, और जिसमें 3 इसने बंगाल में और एक बिहार में नियुक्त किए थे ऐसे अदालतों को। और देखिए 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। मतलब दरोगा प्रणाली एक प्रकार से यह जिमींदारों को सशक्त करता था, जिमींदारों को पुलिस व्यवस्था प्रदान नहीं किया गया, जिसके तहत ये भू राजस्व की वसूली पुलिस की मदद से मजबूर किसानों से एकाएक कर सके। और इसके लिए देखा जाए तो न्याय के और न्यायोत्तर दोनों उत्पीड़न अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया। तो ये आप आगे पढ़िएगा, इसमें देखेंगे। देखिए 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण किया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब शक्तियों का पृथक्करण एक्चुअल देखा जाए तो इसमें यदि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। और आगे देखिए, इसमें इसने 1793 में एक विनियम यानी रेगुलेशन के द्वारा कलेक्टर को उसकी न्याय के शक्तियों से पृथक कर दिया गया। मतलब अब कलेक्टर जो है जुडिशियल पावर उसके सीज कर लिए गए, उसके बदले में इसे सिर्फ और सिर्फ राजस्व का संग्राहक के रूप में एक अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में इसको नियुक्त किया गया। मतलब अब ये सिर्फ राजस्व का संग्रह यानी कलेक्शन करेगा। तो यही देखिए कलेक्टर का पद है। और इसे अब अगला देखा जाए, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई और ग्रामीण पुलिस को जिमींदारों से अलग कर दिया गया। मतलब जो अगर देखा जाए तो जिमींदार मतलब एक राजस्व की वसूली के लिए जो अत्याचार पुलिस की सहायता से करते थे और उसके जिमींदार के अधीन ही पुलिस रहते थे, अब कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था में सुधार करते हुए जिमींदार से पुलिस को मुक्त कर दिया। और यहाँ पर देखिए जिमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। और कंपनियों के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जैसा कि आप जानते थे, इससे पहले 1717 के फरमान के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे वे भी बंगाल के ट्रेड में मुनाफा कमा रहे थे। और इस तरह देखा जाए तो घूसखोरी कंपनी में प्रारंभ हो गई थी, जिसको रोकने के लिए उसने कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया। तो ये भी आप ध्यान रखिए। भारतीयों के लिए यहाँ देखिए दूसरा, जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। मतलब आप जो आज पुलिस व्यवस्था देख रहे हैं वो इनकी ही देन है। और भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार जमादार का पद, मतलब भारतीय जो है सूबेदार और जमादार से ज्यादा सेना में तरक्की नहीं पा सकते थे। और वहीं यदि आप गौर कीजिए ये प्रशासनिक के क्षेत्रों में, तो ये डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद धारण नहीं कर सकते थे। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनके लिए जो पद था प्रशासनिक सेवा में, वो मुंसिफ का था, सदर का था और अमीन का था, या फिर बहुत ज्यादा तक वह डिप्टी कलेक्टर बन सकते थे। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिए। और इसने 1793 में अपनी अस्थाई बंदोबस्ता लाया। अस्थाई बंदोबस्ता का मतलब ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट। एक बार जिमींदारों से जो वादा कर लिया जाता था कि इस क्षेत्र का इतना
इतना भू राजस्व निर्धारित कर दिया गया, तो वो निर्धारित ही रहा। इसी को परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इसके अंतर्गत जमींदार को राजस्व वसूलने के पूर्ण अधिकार दिए गए, और इसके तहत अगर देखा जाए तो जमींदार जितने राजस्व वसूलते उसमें 90% अंग्रेजों को देना होता, और जबकि 10% वो अपने पास रखते। तो आप ये ध्यान में रखिए, अगर राजस्व वसूली हो रहा है, अगर राजस्व वसूली हो तो 10/11 भाग 90% जमींदार अंग्रेजों को देते, और स्वयं जो रखते वो देखा जाए तो 1/11 भाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अस्थायी बंदोबस्ता को जहां कॉर्नवालिस ने भारत में लागू किया था, लेकिन यदि इसे देखा जाए तो मूल रूप से यह जो व्यवस्था थी, यह योजना जॉन सोड की थी, और इसने यह योजना को जॉन सोड की इस योजना को कॉर्नवालिस ने किस किस क्षेत्रों में लागू किया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी मद्रास के जिले में, इन क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्ता को लागू किया गया। और इसमें देखिए, जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उनकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। मतलब यह एक प्रकार से सनसेट लॉ यहाँ लागू था, यानी सूर्यास्त का नियम। अगर एक नियत तिथि पर सूर्यास्त होने के पहले यदि कलकत्ता में स्थित कार्यालय में यदि जमींदार लोग राजस्व जमा नहीं कर पाते थे तो उनकी जमींदारी कल नीलाम कर ली जाती थी, मतलब अगले दिन वो जमींदार से वंचित हो जाते थे। तो यही सनसेट लॉ था। और भू राजस्व वसूली के लिए दो अन्य व्यवस्था थी, रैयत बाड़ी और महालवाड़ी। तो रैयत बाड़ी जो व्यवस्था थी उसमें अगर देखा जाए तो किसी प्रकार के बीच में कोई बिचौलिया नहीं थे, बल्कि किसान डायरेक्ट जुड़े हुए थे ब्रिटिश राज से, और ब्रिटिश को अपना जो भू राजस्व है वो अदा करते थे। और देखा जाए तो यह भारत के 51% भाग पर लागू हुआ था। यह ज्यादातर अगर देखा जाए तो यह मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया, मतलब धीरे धीरे दक्कन के पूरे क्षेत्र में इसे लागू किया गया। जबकि वहीं अगर देखा जाए महालवाड़ी व्यवस्था, तो यह भी ब्रिटिश से भारत के कुछ भागों पर लागू थी। और इसके अंतर्गत इसके एक्चुअल कहा जाता है कि कोल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता माने जाते हैं, जबकि रैयतवाड़ी के कर्नल रीड को माना जाता है इसके जन्मदाता। और जहां तक महालवाड़ी का है तो इसमें जो है महाल या मुखिया से सरकारें राजस्व वसूलने के लिए कहता था। सभी किसान अपने महाल या मुखिया को राजस्व समय पर अदा कर देते थे, और उसके बाद अंग्रेज को वो राजस्व भेज दिया जाता था। किसानों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, और जिसका जनक अगर देखा जाए तो कर्नल रीड को माना जाता है। वहीं अगर महालवाड़ी व्यवस्था को देखा जाए तो वह हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो आइए हम इसके बारे में जानें। तो देखिए, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते रैयतवाड़ी थे, और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भूमि का 51% भूभाग इसमें आया था। ये आप ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत का, ना कि प्रिंसली भारत का। और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बड़ा महल के क्षेत्र में लागू किया गया, पहली बार कर्नल रीड के द्वारा। और 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया, और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये आप देखिए, कर्नल रीड और मुनरो इसका नाम आता है किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और 1825 में यह व्यवस्था मुंबई में लागू कर दी गई, और 1858 तक आते आते यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गया। तो यह दक्कन का वो क्षेत्र है जो दक्कन प्लेट्यू जहां तक विस्तार है, ये ध्यान में रखिएगा आप। और देखिए, इस व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं, मतलब जैसे जमींदार में देखा जा सकता है सरकार और किसान के बीच जमींदार है अस्थायी बंदोबस्ता में, लेकिन जबकि यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है, मध्यस्थता की भूमिका कोई नहीं निभाता है। और दूसरा देखिए, भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। और तीसरा देखिए, लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी, और लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई थी। और राजस्व के रूप में किसानों का उपज का आधा भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। तो ये सब इसकी व्यवस्था है। तो यह देखा जाए तो कितने चरणों में ये लागू हुआ है? एक 1792 में,
इसको बाड़ा महल में लागू किया गया, बाड़ा महल में। और दूसरा देखिए 1820 में लागू किया गया, यह संपूर्ण मद्रास में लागू की गई। और इसके बाद अगर देखा जाए 1858 में, 1825 में और फिर 1858 आते आते संपूर्ण दक्कन में यह व्यवस्था लागू हो गई। तो इसको का अर्थ मुखिया होता है। और ये आइए हम मालवाड़ी व्यवस्था को देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जागीर अथवा गांव होता है महाल का। और इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि यह गांव की जागीर के मुखिया या लंबरदार, देखिए ये लंबेदारी व्यवस्था भी कहलाती है, को वसूली का आधार बनाया। और 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, मतलब गंगा के बेसिन के क्षेत्र में, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों एवं पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने बंदोबस्ता में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था और इसे घटाकर हाफ यानी 50% कर दिया गया। तो आप इस तरह अस्थायी बंदोबस्ता, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। और इससे प्रश्न बनते हैं, याद रखिए सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, किस किस भारत के क्षेत्र में था, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए चार्ट दिया गया है। तो क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो संपूर्ण ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग क्या है, ये जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्ती। रैयतवाड़ी 51% भूभाग पर और माहलवाड़ी 30% भूभाग पर। तो ये प्रश्न आते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी राजस्व वसूली की व्यवस्था लागू थी, तो आप याद रखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। और दूसरा देखिए इसके पक्षकार कौन थे, जमींदार। इसमें कौन थे, डायरेक्ट किसान। और तीसरा इसमें जो पक्षकार थे मुखिया या लंबरदार। और यह देखिए योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोड के द्वारा हुआ था जमींदारी व्यवस्था, मतलब अस्थायी बंदोबस्ता। और इसमें कर्नल रीड और थॉमस से मुनरो के द्वारा, ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और आप इसके क्षेत्र को जाने ही। अब देखिए कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, यानी सिविल सर्विसेज का जन्मदाता यही है। और जो कि अभी भी सिविल सर्विसेज भारत में चलती है। तो इस प्रकार आपने आज लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखा और इसकी विभिन्न उपलब्धियों को के बारे में जाना। इससे प्रश्न बनते हैं, इसे बार बार रिवीजन कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।